बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है स्टैम्प पेपर। ये जो स्टैम्प पेपर है इसका ओरिजिन जो है, नॉर्मली हम डेली रूटीन में देखते हैं कचहरियों के अंदर मुख्तलिफ मामलात में हमें स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है और इस पे भी क्वेश्चन हमने सुने, पूछे गए, यूट्यूब चैनल पर भी पूछे बाज़ दोस्तों ने, बाज़ ने वैसे हमें फेसबुक पेज पे भी पूछा कि स्टाम्प पेपर की अहमियत क्या है और ये रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, इस किस्म के इशू, इसके बारे में कुछ मालूमात। तो मैं अपने महदूद से इल्म के मुताबिक स्टाम्प पेपर के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ जी। तो स्टाम्प पेपर जो है ये बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कि सरकार के खाते में कुछ ना कुछ रकम ये डिपॉज़िट करवाई जाए, पैसे कमाने का एक ज़रिया है कि गवर्नमेंट चलानी है तो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ये भी एक किस्म का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक तरीक़ाकार है। स्टाम्प पेपर का जो ओरिजिन है ये स्पेनिश ओरिजिन है। स्पेन में सबसे पहले ये स्टाम्प पेपर इशू किए गए सरकार की तरफ से कि अगर आप कोई मुआहदा करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, ख़रीदते हैं या इस किस्म के कानूनी काम अगर आप करते हैं तो उसको आपने स्पेसिफिक पेपर के ऊपर लिखना है, ऐसे पेपर के ऊपर लिखना है जिसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगी हुई हो। तो वहाँ से ये स्पेन से इसका ओरिजिन हुआ। इसको कहते थे स्टैम्प्ड पेपर। स्टैम्प्ड कि ये पेपर ऐसा पेपर सिंपल पेपर नहीं है, ये स्टैम्प्ड पेपर है। कौन सा स्टैम्प्ड? इस पे स्टैम्प लगी हुई है कि सरकार की मोहर लगी हुई है इसके ऊपर, तो ये स्टैम्प्ड पेपर है, ये सिंपल पेपर नहीं है, इसकी वैल्यू है। स्पेन से चलता चलता फिर ये नीदरलैंड और ये फिर ब्रिटिश और अमेरिका और फिर सारी दुनिया में ही ये स्टैम्प पेपर बहुत आम हो गया। A4 जनरली अगर हम आजकल के दौर में देखें A4 साइज़ का एक पेपर होता है जिसके ऊपर रेवेन्यू जो स्टैम्प है ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होती है, तो इसे कहते हैं स्टैम्प्ड पेपर। स्टैम्प्ड पेपर नहीं, नॉर्मली आजकल हम इसे कहते हैं स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर। लेकिन उर्दू में बाज़ दफ़ा इसको ये भी कहा जाता है इस्टाम, इस्टाम बोलते हैं इसे। बाज़ जगहों पे आप कचहरियों में जाएं तो बड़ा बड़ा लिखा देखेंगे इस्टाम फरोश, तो वो भी एक हैरत में डालने वाला इस्टाम, तो इस्टाम भी लिखा होता है, इस्टाम भी कहते हैं इसे, इसको स्टैम्प पेपर भी कहते हैं, इसको स्टैम्प्ड पेपर भी कहते हैं। एनी हो, तो ये था इसका ओरिजिन। और नो डेज़ अगर हम बात करें कि आजकल जो स्टैम्प पेपर चल रहे हैं इनका यूज़ क्या है, इनकी काइंड्स कितनी हैं। आजकल जो रूटीन में हम वास्ता हमारा पड़ता है, दो किस्म के स्टैम्प पेपर से पड़ता है। दो अक़साम हैं नॉर्मली, एक को कहते हैं जुडिशियल स्टैम्प पेपर, दूसरे को कहते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। अब जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में फ़र्क क्या है? ऐसा स्टैम्प पेपर जो हमने कोर्ट के अंदर कोर्ट फीस पे करने के लिए जो जमा करवाना है। बाज़ केसेस के अंदर होता है कि आप जनाब फ़लाँ केस करना चाह रहे हैं, इसकी इतनी कोर्ट फीस है, कोर्ट के अंदर आप प्रोड्यूस करें, जमा करवाएं, तो फिर आप ये केस करने के अहल हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई केस होता है, चेक के मामलात होते हैं कि उसके पैसे हमने वापस लेने हैं, तो जब ऐसा केस फाइल करते हैं तो उसमें कहते हैं कोर्ट फीस लगाएं जी। फिर कैलकुलेट की जाती है कि जितनी भी अमाउंट हो जो आपने रिकवर करनी है उस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। कम अमाउंट है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा। ये 1000, 2000, 5000, मैक्सिमम 15000, मैक्सिमम 15000 कोर्ट फीस, और 15000 से ज़्यादा जितनी भी फिर अमाउंट होगी उस पे नहीं, मैक्सिमम 15000 इसकी लिमिट है। ये कोर्ट फीस कोर्ट में। अब बाई हैंड लेके हम कोर्ट में जाएंगे कि जनाब ये 10000 ले लें जज साहब हमारे ये केस है, ऐसा नहीं है। हम कैश ट्रांजैक्शन से बचते हैं और क्या करते हैं, ये स्टाम्प पेपर की शक्ल में हम वो परचेज़ कर लेते हैं कोर्ट फीस, तो वो कोर्ट के अंदर अपने दावे के साथ अटैच कर देते हैं कि जनाब ये कोर्ट फीस है,
कि इस इतने % बनती थी वो हमने जमा करवा दी है कोर्ट के अंदर, अब हमारा दावा चलने के काबिल। ये था जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल यानी अदालतों के अंदर हमने ये कोर्ट फीस पे नॉर्मली पे करने के लिए। दूसरा है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर वो होता है जो हम आउट ऑफ द कोर्ट कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी हम सेल करना चाह रहे हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, या फिर हम कोई गिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी को चीज़, पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं बाज़ सूरतों में हम। तो ये सारे जो स्टाम्प लिखे जाएंगे आप इसमें बैठ के हम तहरीर करेंगे ताकि कल को इसको प्रोड्यूस कर सकें कहीं सबूत के तौर पर। इसको कहते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो कोर्ट फीस पे करने के लिए, नॉन जुडिशियल जो हम रूटीन में अपनी ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए, रेंट एग्रीमेंट के लिए और दीगर जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इसी में पावर ऑफ अटॉर्नी भी आते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये भी हम तहरीर करते हैं। अब स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? बाज़ दफ़ा हम किसी बंदे को इख्तियारात मुंतकिल करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक केस है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने केस में फ़लाँ आदमी को, मेरे पास तो वक्त नहीं है या मैं कहीं जा रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो मेरे केस में फ़लाँ काबिल एतमाद शख्स है तो ये उसको हैंडल करे। तो मैं उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जाता हूँ कि जनाब मेरे बिहाफ पे आप पेश हो सकते हैं। अब दो काइंड्स हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ये है कि मैं किसी को सारे इख्तियारात दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा घर है तो इसका जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दूंगा। इट मीन्स कि जो चाहे करे, चाहे उसको मेंटेन करे, उसको गिराए, उसको बनाए, उसको सेल करे, उसको रेंट आउट करे, जो चाहे करे। ये कहलाता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये भी हम स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखते हैं। फिर एक होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है। मिसाल के तौर पे मेरा घर था और मैं इसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जा रहा हूँ, जनाब मैं तो जा रहा हूँ कहीं, तो आप मेरे बिहाफ पर इधर ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मीटर बिजली का लगा सकते हैं। ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देगा कि सिर्फ इतना सा काम कर सकते हो, सेल आउट नहीं कर सकते, रेंट आउट नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते, बना नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर दिया कि ये इस हद तक दे रहा हूँ, ये कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। और जनरल क्या था? सभी कुछ आप कर सकते हैं। ये भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये भी लिखा जाता है स्टैम्प पेपर के ऊपर। इसकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है। सिंपल पेपर के ऊपर आप लिखते हैं उसकी वैलिडिटी कम होती है, क्योंकि हमने सरकार सपोज़ कल को कोई प्रॉब्लम बनती है तो हम फिर वो लेके जब पेश होते हैं, सपोज़ हमने सिंपल पेपर पर लिखा हुआ, उसकी वैलिडिटी क्या होगी? हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लेकिन जब हमने रेवेन्यू पे किया होगा, स्टैम्प्ड पेपर हमने उसके ऊपर तहरीर किया होगा, फिर सरकार हमारी मदद करेगी कि इस बंदे ने हमें रेवेन्यू पे किया हुआ है, इसकी हम हेल्प करते हैं। तो ये तरीक़ाकार है कि रेवेन्यू स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखें या ना लिखें उसकी। अब हम जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प पेपर के ऊपर कोई तहरीर हमने की, दो तरीक़ेकार होते हैं। एक स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मैंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, सपोज़ मेरा एक घर है, मैं रेंट आउट करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? अब रेंट आउट करने के लिए स्पेसिफिक हमें पेपर चाहिए, स्टैम्प पेपर चाहिए इतनी मालियत का, वो मैंने परचेज़ किया। ये हमने क्या किया? स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, 500 का, 1000 का, जो भी उसकी स्पेसिफिक वैल्यू रिक्वायर्ड है, वो हमने स्टैम्प पेपर ले लिया, उसके ऊपर हमने मुआहदा एक तहरीर कर दिया। ये था कि स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी। दूसरा क्या है? रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। दो चीज़ें हमें पे करनी पड़ेंगी। एक स्टैम्प ड्यूटी पे करनी, वो तो जब स्टाम्प हमने परचेज़ किया जनाब स्टाम्प फरोश से, तो वो हमने पे कर दी। उसके बाद दूसरा काम यह है, तहरीर करने के बाद उसको लेके जाएं और रेंट कंट्रोलर के पास पेश होकर उसको रजिस्टर करवाएं। तो ये रजिस्टर हो गया। अब सपोज़ हमने कोई डॉक्यूमेंट लिया, स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर किया, अब इसको रजिस्टर नहीं करवाते,
इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा, और एक बंदा रजिस्टर भी करवाता है, उसको फ़ायदा क्या होगा? इसका ये फ़ायदा और नुकसान है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर आपने लिखी तहरीर, दोनों जनाब पार्टीज़ थी, उन्होंने जो भी एग्रीमेंट किया, अब इसको आपने रजिस्टर नहीं करवाया। रजिस्टर करवाने का फ़ायदा, जैसे हम अक्सर देखते हैं, मकान ख़रीदा, प्लॉट ख़रीदा, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, कहते हैं रजिस्ट्री करवा दिया, वो रजिस्ट्रेशन ही है। स्टाम्प पेपर पे सबसे पहले जितनी रिक्वायर्ड उसकी स्टैम्प ड्यूटी थी वो तो हमने पे कर दी, वो स्टैम्प हमने ख़रीद लिए, उनके ऊपर तहरीर किया मुआहदा कि मैं ख़रीद रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, वो जनाब तहरीर हो गया। अब इसके बाद रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री ये है उस डॉक्यूमेंट को जो तैयार किया है उसको जाके सरकारी खाते में रजिस्टर करवाएं, वो डिपार्टमेंट में जाएं। हर इलाके का अपना अपना एरिया का होता है स्पेसिफिक। पंजाब में भी आपको ज़िला कचहरी में, दीगर कचहरियों में ये एडजेसेंट मिल जाएंगे, जिधर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है उस डॉक्यूमेंट की कि ये मुआहदा हुआ है, ये बै किया है, हमने ख़रीदा है, ये फ़रोख्त किया है, गिफ्ट किया है। उधर जाके कैलकुलेट किया जाता है कि आपने मुआहदा कितनी मालियत का किया, कितनी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके इसका जनाब इतने % आपने पे करना है। वो हम बता नहीं सकते कि कितना। उसकी रीज़न ये है कि हर इलाके की अपनी अपनी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर अगर शहर में प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू और होगी, अगर गांव के अंदर प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू और होगी, अगर ज़राई ज़मीन है उसकी वैल्यू और होगी, कमर्शियल प्लॉट है उसकी वैल्यू और होगी, कमर्शियल जनाब मार्केट के अंदर कोई शॉप है उसकी वैल्यू और होगी। तो इस स्पेसिफिक एरिया, जो जिस एरिया में जिस नेचर की प्रॉपर्टी होगी उस हिसाब से कमी बेशी इसमें हो जाती है। एनीहो, वो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी स्पेसिफिकली आप उसको बता के तो कैलकुलेट, आजकल तो कैलकुलेट आप स्पेसिफिकेशन बताएं प्रॉपर्टी की किस एरिया में है तो उसकी एक बाज़ारी कीमत होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, ये कम अज़ कम इस एरिया में ये मिनिमम वैल्यू है, बाज़ारी कीमत गालिबन उसे बोलते हैं। तो उस पे आपने टैक्स पे करना होता है, या तो बाज़ारी कीमत या दूसरी जो भी इसमें से हायर वैल्यू हो उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू हो उसी के लेवल पे रख के तो वो पे कर देते हैं टैक्स। रजिस्ट्रेशन आपने करवाई किसी मुआहदे की, किसी ट्रांसफ़र की, उसका फ़ायदा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने किसी से नॉर्मल वे में चीज़ ख़रीदी, आपने लिख लिया, डॉक्यूमेंट लिखा, आपसे डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो आपके पास सबूत क्या होगा कि ये मकान इसका था, आज से ये मेरा है, तो आपके पास क्या सबूत है कि आपका है? अब अगर आपने वो डॉक्यूमेंट जो लिखा था, वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर करवाएं, जाके इंदराज करवाएं, उस पर बाकायदा तौर पे फ़ीसें पे करें, फिर वो रजिस्टर के अंदर सरकारी खाते में वो लिखा जाए कि ये जनाब रजिस्टर्ड है डॉक्यूमेंट, अब फ़लाँ सेल हुई, फ़लाँ परचेज़ किया, ये हुआ, वो सारी डिटेल्स लिखी जाए। आपसे डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, रजिस्ट्री गुम हो जाती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने रजिस्टर करवाया हुआ था। आप उधर जाइए, डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन दीजिए, उसका डुप्लिकेट आपको निकाल के देंगे, जनाब ये लें, ये आपका डॉक्यूमेंट है, सबूत है कि आपने ये परचेज़ किया था। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाने का। अब इसके साथ अगर हम बात करें कि हमने देखा कि कुछ अरसा पहले हाई कोर्ट के गिरदोनवा में बहुत सारे लोगों ने स्टाम्प पेपर जो है वो जाली बनाने शुरू कर दिए, सेम उसी तरह प्रिंट करके वो बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने तैयार किया और धड़ाधड़ बेचने शुरू कर दी। किसी तरीके से इंफॉर्मेशन चली गई और पता चला कि इस तरह तो 2 नंबर आ गए हैं बहुत सारे स्टाम्प पेपर, फिर उस पर एक्शन लिया गया। और अब उस चीज़ को कवर करने के लिए आजकल ई स्टैंपिंग का सिस्टम है, यानी आप ऑनलाइन सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई स्टाम्प पेपर लेना है, 1000 का लेना है, 5000 का, जितना भी और जिस पर्पज़ के लिए लेना है, आप ऑनलाइन ई स्टैंपिंग पे जाएं जनाब, इंटरनेट पे जाके अपनी स्पेसिफिकेशन दें, नाम दें, जिस पर्पज़ के लिए चाहिए उसे फिलअप करें और अप्लाई कर दें। जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया फिर उसका प्रिंट ले सकते हैं, जो चलान फार्म है, चलान फार्म आपने ले लिया। और ये जो प्रिंट चलान फार्म का हम लेते हैं 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप जाके तो अपना वो जो अप्लाई किया हुआ था बैंक में दें।
फ़ीस पे करें और अपना स्टाम्प पेपर प्रिंटेड फॉर्म में आप हासिल करें। 15 दिन के अंदर अंदर आप हासिल कर सकते हैं। और ये जो गलत यानी स्टाम्प पेपर बनाने की कोशिश करते हैं, इन पे काबिल ताज़ीर ये जुर्म है। पीपीसी का सेक्शन 255 है, जिसके मुताबिक इसकी ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। गवर्नमेंट की जो स्टैम्प साइन को तैयार करना तो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है और इसकी सज़ा 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में देखें कि किस पे कितना कोर्ट फ़ीस पे करना है, कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। मेरे पास फॉर्मेट मौजूद है, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के एंड पे उसको भी शेयर कर देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे मज़ीद फॉरवर्ड भी कीजिए दोस्तों तक, ताकि ये नॉलेज का जो सिलसिला है चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।